नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए नए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीबीआई इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए। ठीक है, आपके लिए ये है एक तरह से क्रैश कोर्स क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपको हमेशा दिया जाएगा जब तक एग्जाम चल रहा है, तब तक है कि नहीं, जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको क्रैश कोर्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कई जगह पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है कि नहीं। अभी फिलहाल एडजस्ट कर लेंगे कुछ टाइपिंग मिस्टेक को, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन सभी चीजों को सुधार किया जाएगा। ओके, चलिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो लिखा हुआ है धातु, यहाँ पे होना चाहिए आयन। ठीक है, धातु आयन का सांद्रण, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सांद्रण। धातु आयन का सांद्रण 1 मोलर, यहाँ होना चाहिए था मोलर। ठीक है, और तापमान कितना? 298 केल्विन हो। इस अवस्था में जब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। धातु आयन का सांद्रण 1 मोलर और तापमान 298 केल्विन हो, इस अवस्था में जब इलेक्ट्रोड विभव का ज्ञात करता है तो उसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब देखेंगे हम कि टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव को परिभाषित करें कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। ठीक है, तो देखेंगे प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से, प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित करने के लिए किरण पथ पर, किरण पथ प्रवाहित हो यानी कि किरण पथ दिखाई दे, है नहीं, जिसे क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। यानी कि प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से होकर प्रवाहित करने पर किरण पथ दिखाई दे, यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? दिखाई दे, दिखाई दे, है कि नहीं, उसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करें। ठीक है, तो देहली ऊर्जा तथा अणुओं की सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देहली ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा क्या है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे टक्कर प्रारंभ हो जाए, यानी कि अभिक्रिया में अणुओं के बीच क्या प्रारंभ हो जाए? टक्कर प्रारंभ हो जाए, टक्कर प्रारंभ हो जाए। ठीक है, हो जाए। तो आपसे पूछा जाए कि देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं अभिक्रिया के अणुओं के बीच वह ऊर्जा जो अभिक्रिया, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया के अणुओं के बीच टक्कर प्रारंभ हो जाए, उसे क्या कहेंगे? देहली ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देहली ऊर्जा तथा अणुओं के सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन कि प्रैक्टिकरण को परिभाषित करें कि प्रैक्टिकरण होता क्या है? प्रैक्टिकरण होता क्या है? किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा द्वारा टकराना, अल्प मात्रा द्वारा टकराना कोलाइडी की अवस्था में बदलने की प्रकृति को प्रैक्टिकरण कहते हैं। यानी कि कोलाइडी अवस्था में जब आप चेंज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकरण। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकरण। अब देखेंगे हम लोग कि लवण सेतु क्या है। लवण सेतु को परिभाषित करें कि लवण सेतु को परिभाषिट करना है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल में जिंक सल्फेट मतलब कि ZnSO4, ठीक है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन को
को जोड़ने वाली जोड़ कर रखते हैं, विलयन को जोड़कर जो रखता है उसे क्या कहते हैं, लवण सेतु। तो विलयन को जोड़कर रखने वाले को क्या कहते हैं, लवण सेतु। जो यू आकार की होती है, क्या होती है, यू आकार की। यह कांस्टेंट रखता है विद्युत धारा को, क्या रखता है, कांस्टेंट मतलब समान रखता है, बराबर रखता है नहीं। तो लवण सेतु किसे कहते हैं, अगर आपसे बोला जाए तो दो विलयनों की विद्युत धारा को स्थिर रखने वाला सेतु को भी लवण सेतु कहते हैं, जिसका आकार होता है यू। क्या होता है, यू आकार का होता है। कैसा होता है वो, यू आकार का। अब लवण सेतु में किसका इस्तेमाल किया जाता है, केसीएल का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, केसीएल का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोलवे अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया को परिभाषित करें कि कोलवे अभिक्रिया क्या है। जब फिनॉल के सोडियम या पोटेशियम लवण को CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, ठीक है, CO2 के साथ 393 या 413 केल्विन एवं 1.5 एटीएम दाब पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल का लवण बनता है, जो अम्ल की अभिक्रिया द्वारा सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है नहीं, जिसे क्या कहा जाता है, कोलवे अभिक्रिया। जिसे क्या कहा जाता है, कोलवे अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़े। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, है कि नहीं, और आने वाला समय में इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में हम वही क्वेश्चन को आपको देंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, बुर्ज अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो बुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो शुष्क ईथर में एल्कील हाइलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। शुष्क ईथर एल्कील हाइलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बुर्ज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बुर्ज अभिक्रिया। ठीक है, संश्लेषित रबर किसे कहते हैं, या संश्लेषित रबर को परिभाषित करें। ठीक है, वैसा रबर, ठीक है, वैसा रबर जो प्रयोग में कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है संश्लेषित रबर कहलाता है। क्या कहलाता है, संश्लेषित रबर। तो संश्लेषित रबर किसको कहेंगे, तो संश्लेषित रबर उसको कहेंगे जो कृत्रिम रूप से निर्माण किए जाते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है ना, प्रयोगशाला में। ठीक है, तो वैसा रबर जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है क्या कहलाता है, संश्लेषित रबर कहलाता है। क्या कहलाता है, संश्लेषित रबर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंदन को परिभाषित करें, या स्कंदन किसे कहते हैं, स्कंदन को परिभाषित करना है। ठीक है, विद्युत अपघटन की अधिक मात्रा में रहने से कोलाइड हुए एक साथ जुड़कर बड़े आकार कोलाइडी कण एक साथ जुड़कर बड़े आकार के अणु के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्कंदन। क्या कहा जाता है, स्कंदन। फिर से समझेंगे कि विद्युत अपघटन की अधिक मात्रा में, है नहीं, कोलाइडी कण ऐसे रहना चाहिए, विद्युत अपघटन की अधिक मात्रा में रहने से कोलाइडी कण एक साथ जुड़कर, कोलाइडी कण एक साथ जुड़कर, ठीक है, बड़े आकार वाले अणु के रूप में अवक्षेपित हो जाता है, जिसे कहते हैं स्कंदन। जिसे क्या कहते हैं, स्कंदन। मतलब छोटे छोटे कण मिलकर बड़ा कण बना ले रहा है तो उसे कहा जाता है स्कंदन। ठीक है, अब देखेंगे समपराशरी घोल को परिभाषित करें कि समपराशरी घोल क्या है। तो ऐसी विलयन जिसका परासरण
ऐसी विलयन जिसका परासरण दाब समान ताप पर समान ताप पर क्या है, समान है, तो उसे कहेंगे समपरासरी विलयन। क्या कहते हैं उसे, समपरासरी विलयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर H2S एक गैस है। कमरे के ताप पर H2S क्या है, गैस है। H2S है गैस, और जबकि H2O तरल है, क्यों है, H2S गैस है जबकि H2S तरल है, क्यों। लिखिएगा, देखिएगा, H2S H2S एक गैस है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। H2S गैस है क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, जबकि H2O एक तरल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। अर्थात आप हाइड्रोजन बंधन से उसे याद कर सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसलिए यह तरल है ही नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है इसलिए यह क्या है, गैस है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कि PCl लेविस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है। PCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है। तो PCl3 में P परमाणु का इलेक्ट्रॉन असंयुक्त क्या है, असंयुक्त होने के कारण PCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। P परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या है, असंयुक्त है कि नहीं, इसी के कारण PCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब देखेंगे उल्टा परासरण क्या है, उल्टा परासरण क्या है, या उल्टा परासरण को परिभाषित करें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे कि विलयन पर बाहरी दाब आरोपित करके परासरणी दाब की ओर अधिक कर दिया जाता है, तो परासरण क्या होने लगेगा, ठीक उसके विपरीत प्रक्रिया होने लगती है, जिसे क्या कहा जाता है, उल्टा परासरण। यानी कि अगर परासरण विपरीत दिशा में होने लगे, उल्टा होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, उल्टा परासरण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जबकि NCl5 नहीं, क्यों, क्योंकि देखिएगा PCl5 एक ज्ञात यौगिक है क्योंकि फास्फोरस में D ब्लॉक उपस्थित होता है, क्योंकि फास्फोरस में क्या उपस्थित होता है, D ब्लॉक, जबकि NCl5 एक ज्ञात यौगिक नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन में D ब्लॉक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, ज्ञात, यह एक अज्ञात यौगिक है। ठीक है, तो PCl5 ज्ञात है, शॉर्ट में याद करने का तरीका कि PCl5 ज्ञात है, क्यों ज्ञात है, क्योंकि P के पास D ऑर्बिटल होते हैं उपस्थित, है नहीं, जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है क्योंकि N में D ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते हैं, तो D ऑर्बिटल उपस्थित होते तो PCl5 ज्ञात है, NCl5 में D ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते इसलिए ज्ञात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि HF क्या कह रहा है, HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, HF में भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जबकि HI में भी पाया जाता है हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, HF में भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और HI में भी आपका हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, मगर HF में जो हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है वह मजबूत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मजबूत। अब मजबूत हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा तो H को जल्दी नहीं छोड़ेगा, मतलब H प्लस आयन में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, और साथ में इसके बीच की डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, तो ये जल्दी हाइड्रोजन H प्लस आयन में जल्दी टूटेगा नहीं, जबकि इसमें H प्लस आयन में ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि HF में हाइड्रोजन बंधन मजबूत रूप से पाया जाता है, मजबूत पाया जाता है, मजबूत पाया जाता है, जबकि HI में हाइड्रोजन बंधन कमजोर रूप से पाया जाता है, कमजोर रूप से
पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता है, ठीक है। HF में हाइड्रोजन बंधन मजबूत रूप से पाया जाता है, जबकि HI में हाइड्रोजन बंधन कमजोर रूप से पाया जाता है, इसलिए HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहीं पे आपका टोटल आज के क्वेश्चन थे, आपका 15 क्वेश्चन आज आपको सब्जेक्टिव दिया गया, जो कि एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी हम आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं या क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई लाइव क्लासेस नहीं किया जा रहा है, मगर 15 तारीख से 15 जनवरी से आपका लाइव क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे। 15 जनवरी से, ठीक है, 15 जनवरी से आपका लाइव क्लास चालू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि क्लास 12th के लिए होगा, ठीक है। 12th का एक तरह से न्यू बैच है कि नहीं, जो जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा आपका, है कि नहीं। कब से, 12th से, जिसमें आपको सिलेबस बाय सिलेबस, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर लाइव से आराम से हम लोग समझते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। लोगों को जितना ज्यादा हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिए। लाइव क्लास में मैं गारंटी करता हूं कि जो अभी जो क्लासेस है उससे कई गुना ज्यादा आपको खुशी मिलेगी जब आप लाइव हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो है ही नहीं। तो देखते चालू करेंगे हम लोग, 15 जनवरी से आपका क्लास चालू होगा, 12th का न्यू बैच आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके 15 तारीख तक आप जितने सब्सक्राइबर हो सके, 11th वाले हैं जो 11th में अभी है, जो 12th में प्रवेश करने वाले हैं, वो सब जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल के साथ जुड़िए। एक बार आप क्लास करके इसमें जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको बहुत ही बेस्ट लगेगा। तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।